हेलो एवरीवन। आज है 28 सितंबर। तो आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं वो हम देखेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रैप्स एयर क्वालिटी पैनल ओवर पोल्यूशन इन कैपिटल। ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो पैनल है, जो CAQM है, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इससे पूछा है कि आपने क्या सिग्निफिकेंट स्टेप लिए हैं स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आगे विंटर आ रही है तो उसमें मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। अदरवाइज तो फिर मतलब काम चलेगा नहीं और ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे CAQM क्या है। ठीक है। तो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये बना था इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को चेंज करके, जो कि 22 ईयर ओल्ड थी। ठीक है। फिर ये CAQM बना था, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि दिल्ली और NCR एरिया में किसका काम करती है, पोल्यूशन कंट्रोल का, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का। ठीक है, ये समझ में आ गई। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इशू, तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो कि देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब रिसेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, एक केस है, क्या नाम है केस का, रणजीन एम के रणजीत सिंह एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 और 21 के अकॉर्डिंग हर किसी के पास राइट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज से फ्री रहने का, वो आर्टिकल 14 और 21 के अंडर में आता है। और आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, 142 के अकॉर्डिंग कंप्लीट जस्टिस का राइट है। कुछ अदर जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट जस्टिस दिखा रखा है। तो इसमें क्या है, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ वर्सेज स्टेट 1988 में आई थी। इसमें क्या था, राइट टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट को आर्टिकल 21 में का पार्ट मान लिया था। MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में क्या था, राइट टू लिव इन पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को फंडामेंटल राइट का पार्ट मान लिया था। वीरेंद्र गौर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या था, मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो किसके अंडर में आएगा, फ्रॉम फ्रॉम फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, वो किसके अंडर में आएगा, आर्टिकल 21 में। TN गोडा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या था, फॉरेस्ट का मीनिंग क्या था, ग्रीन एक्सपेंसिव को प्रिजर्व करना इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, क्लासिफिकेशन या ओनरशिप। वेल्लोर सिटीजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या था, ऑब्जर्व किया था, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या एसेंशियल फीचर है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 में है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं आर्टिकल 51A में, उसका पार्ट G में है कि ड्यूटी एवरी सिटीजन की इंप्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ को, लिविंग क्रिएचर्स के लिए। तो ये मेंस के परस्पेक्टिव से था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं, 2 से 3। तो ये इंपॉर्टेंट था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। आप चेक कर लेना, PY आया हुआ, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा फोकस दिया। उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। इस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पेज पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाई कोर्ट के बारे में हम बहुत टाइम देख चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफी ज्यादा बार हम देख चुके हैं, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इस पेज पे भी कोई खास न्यूज नहीं आई है आज। उसके बाद है एडिटोरियल। ठीक है। क्या है, किप द फायर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब ना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट देख ही लेते हैं कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये कैसे हुआ था। ये 1925 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। 1925 में, 1925, E.V. रामास्वामी नायकर। ठीक है। E.V. रामास्वामी नायकर ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। इसको बोला जाता था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और इनको बोला जाता है पेरियार। पेरियार। और ये किसके अगेंस्ट था, ये था सर एंड मैम, जो ब्राह्मणिकल जो डोमिनेशन था, कास्ट हायरार्की जो थी, तो इन सब के अगेंस्ट था। तो नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट के लिए था ये, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, जेंडर अपलिफ्टमेंट के लिए था, फीमेल के लिए। तो ये जो एडिटोरियल आ गया है उसमें यही बताया गया है कि मतलब जो ये स्टार्ट हुआ था वो क्यों स्टार्ट हुआ था,
मतलब जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी ईवी राम स्वामी नायकर ने, तो उसके अब ना उस मोमेंट के 100 साल हो जाएंगे 25 में। उनकी एक वीकली मैगजीन थी जिसका नाम था कुड़ी अरासू, दी रिपब्लिक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने तब ये लिखी थी, ठीक है। तो कुड़ी अरासू इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि किसने लिखी थी, ठीक है। उन्होंने जस्टिस पार्टी भी बनाई थी 1920 में। तो उस जस्टिस पार्टी ने जो नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट थी उनको साथ में लिया था और उनका रिप्रेजेंटेशन किया था। इक्वल प्रॉपर्टी राइट की बात की थी उन्होंने फीमेल के लिए। अबोलिशन ऑफ कास्ट नेम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब की बात की थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अरे हाँ, हाँ, इन सब की बात की थी। तो अब 100 साल हो चुके हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 2.0 की जरूरत है। अब जैसे वो सारे बदलाव तो आ चुके हैं, जैसे विडो रिमैरिज, अबॉर्शन, और अब क्या जरूरत है, ट्रांसजेंडर को इंक्लूड कर सकते हैं उनके राइट्स के लिए। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है वो 2.0 स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद अबॉर्शन का राइट दिया जा सकता है, और उसके बाद एम्पावर किया जा सकता है वुमेन्स को और ज्यादा, ठीक है। तो पेट्रियार्कल फोर्स को, जो पेट्रियार्कल फोर्सेस हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस मोमेंट को दोबारा से रीडिफाइन करना काफी जरूरी है, इस एडिटोरियल में यही बोला गया। जो आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी होमोजेनाइजेशन हो रहा है, होमोजेनाइजेशन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसको डाइवर्स, इंडिया की तो ब्यूटी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जैसे इवन आरएसएस भी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र है या वन लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, लेकिन डाइवर्सिटी ही इंडिया की ब्यूटी है। तो उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आज के टाइम में भी जो एलजीबीटीक्यू के राइट्स के साथ जो हो रहा है, उन सबको ये जेंडर नॉर्म्स हैं, उन सबको ये साथ में लेके चल सकते हैं और इसको एक नई डायरेक्शन दी जा सकती है। As the self-respect movement enters in second century, its mission is more critical than ever. Confronted with cultural homogenization, important है, rising divisive ideology, operationalized by host of organization including RSS 1925, the movement must intensify its fight for social justice, equality and rationalism. इन सब के लिए फाइट करनी चाहिए। By boldly addressing contemporary issues, it can sharpen its impact while staying true to its root, अपने roots, अपनी जड़ों में वहीं पे रह के बेस को और नए नए डायमेंशन को ये ओपन कर सकता है। इंक्लूसिव सोसाइटी हिंज ऑन रिन्यूड विगोर, नाउ इज द टाइम टू री इग्नाइट द मोमेंट, रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, रिवोल्यूशनरी जो स्पिरिट थी उसको री इग्नाइट करने का टाइम आ गया है। ensuring that its ideal not only endure but also lead the way for generations to come, किसके आइडियल आज ही नहीं बल्कि जनरेशन के लिए भी लीड करेंगे आगे, ठीक है, जितने भी इशू आएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। इसके कीवर्ड्स को आप यूज कर सकते हो, सोसाइटी में भी कर सकते हो, और ये मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रसिया का जो जियो पोलिटिकल पाइवोट टू एशिया ए न्यू इंडिया चैप्टर। अब देखो ये बताया गया है जब से रसिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है, ये रसिया के ही हैं, इवान सेक्टप्रो, इन्होंने लिखा है कि जब से वॉर स्टार्ट हुई है तब से जो डाइवर्सिफिकेशन है रसिया का, यूरोप के साइड था, वो यूरोप से इंडिया या फिर एशिया की तरफ डाइवर्ट हो गया है। इंडिया का जो ट्रेड था वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडिया को काफी फायदा हुआ है, इंडिया ऑयल को इंपोर्ट करता है, बाकी सारी चीजों को। तो इंडिया इस क्राइसिस टाइम में भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में काफी मतलब सक्सेसफुल रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडिया जो है वो जो बाकी जो फील्ड है वहां भी रसिया से काफी कोऑपरेशन हुआ है। इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो रसिया है उनकी अभी मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। तो उन्होंने कहा था कि हमें 100 बिलियन तक दोनों कंट्री के बायलैटरल ट्रेड को लेके जाना है, लेकिन कुछ हर्डल्स हैं। अगर हम देखें, इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है दोनों कंट्री के, रुपी रूबल ट्रेड। अब रूबल और रुपी, रुपी तो इंटरनेशनलाइजेशन है ही नहीं, डॉलर को तो सब ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ना रसिया इज नाउ promoting its one industrial production and pursue a policy of moderate technological nationalism. It is the same with India which is pursuing a make in India. तो जो रसिया है वो भी मेक इन रसिया चला रहा है, इंडिया है
वो भी क्या कर रहा है, मेक इन रसिया चला रहा है। सेकंड क्या है, ट्रेड इम्बैलेंस। ठीक है, बाइलेटरल ट्रेड को ना बूस्ट और ज्यादा किया जा सकता है, स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्री है वो काफी अच्छा काम कर सकती हैं, बट कंट्री के पास पेमेंट सिस्टम जो मैंने पहले बता दिया, एक तो ये दोनों दोनों कंट्री अपने अपने कंट्री में सेल्फ डिपेंडेंट प्रोडक्शन के मामले में होने की सोच रहे हैं। सेकंड है क्या, पेमेंट मैकेनिज्म, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, क्लियर आर्बिट्रेशन सिस्टम, सिंगल लॉजिस्टिक ऑपरेटर, ये सब ये सेकंड है। थर्ड क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, इस एरिया में भी काफी ज्यादा क्या किया जा सकता है, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम देखें तो पहले जब यूएसएसआर होता था उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी काफी पावर होती थी, लेकिन बाद में वो सिर्फ न्यूक्लियर और मिलिट्री स्फीयर में रह गया। इंडिया की उसने काफी ज्यादा मदद भी की थी उस टाइम पे, इन्वेस्टमेंट में और टेक्नोलॉजी में भी। फाइनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काफी मतलब कि इंक्लूड किया जा सकता है इंडिया को भी, जैसे इंडिया का प्रोजेक्ट है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब आउटलुक क्या है, यूक्रेनियन जो क्राइसिस है वो एक मेजर इंसेंटिव बन गया है रसिया का इंडिया के साइड पे टर्न होना। ठीक है, बट इट लिमिट्स द स्कोप ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट, इसने लिमिट कर दिया। इंडिया इज नाउ फेसिंग प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से प्रेशर आ रहा है और रसिया डायरेक्ट कर रहा है इसके फाइनेंशियल रिसोर्स को टू सस्टेन इट्स इकोनॉमी। सर्कमस्टांस कोज skepticism about the stability and lifetime of the current thought. In the midterm, there can be a certain contribution from booming military complex. Russia industry will be able to increase its share in Indian market due to low price characteristics of its product. तो रशिया के जो प्रोडक्ट हैं वो काफी लो प्राइस के होते हैं, तो हम ज्यादा परचेज करते हैं। ठीक है, तो मतलब रसिया के काफी ज्यादा प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में आ सकते हैं, इंजीनियरिंग के, एग्रीकल्चर के, मिलिट्री के। ठीक है, इंडिया भी प्रोवाइड कर सकता है रसिया को काफी मतलब रेंज ऑफ प्रोडक्ट लेस एक्सेसिबल फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर, स्मार्टफोन, डीजल, ये सब चीजें इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अभी भी इंडिया इन चीजों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। मेजर प्रॉब्लम इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ ट्रेड पे है, मेजर प्रॉब्लम इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो मिस करता है इंजीनियरिंग प्रोडक्शन को, क्योंकि जो इंडिया के स्मार्टफोन है जो एक्सपोर्ट होते हैं रसिया को, वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कहाँ, असेंबली प्लांट ऑफ फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कंपनी है उनके असेंबल इंडिया में नहीं होते, बहुत कम होते हैं। इन ऑर्डर टू हैव ए मोर फुटिंग, इंडिया एंड रसिया शुड लुक एट हाउ टू इंक्रीज इंटीग्रेशन इन बायलैटरल प्रोडक्शन एंड चेन एंड नेगोशिएट इशू ऑफ लोकलाइजेशन, कि आपके घर पे ही ना हो ना वो असेंबलाइजेशन। ठीक है, तो ये था काफी अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। उसके बाद है बेल और जेल वाला, तो ये हमने देख लिया था कल। पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन के बारे में तो ये था इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आगे चलते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने पढ़ा था मल्टीपल टाइम। यूनाइटेड नेशन में शहबाज शरीफ ने बोला है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कि फलस्तीन का इश्यू सेम किसके जैसा है, कश्मीर के जैसा। तो थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेब्लिश हुई थी पीस एंड हार्मोनी को क्या करना है, प्रमोट करना है। यूनाइटेड नेशन में जो क्या है चार्टर है एक यूनाइटेड नेशन का, उसकी एक प्रेम्बल भी है और उसमें 111 आर्टिकल हैं जो कि 19 चैप्टर में। ठीक है, तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, इसका डेवलप फ्रेंडली रिलेशन। ठीक है, 1920 में पहले यूनाइटेड नेशन से पहले एक लीग ऑफ नेशन होती थी जो 10 जनवरी 1920 में बनी थी। इसके बेस पे रिजल्ट ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, 1914 में, एंड कब हुआ, 1918 में। तो उसके बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई, एक इंटरनेशनल बॉडी बनी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, 1939 में, और एंड कब हुआ, 1945 में। 1945 में एक नई बॉडी बनी, दैट वाज यूनाइटेड नेशन, क्योंकि लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं सकी थी, नेबल थे। यूनाइटेड नेशन फाउंडेड ऑन द साइनिंग ऑफ द चार्टर बाय 51 कंट्री, 51 कंट्री ने साइन किया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और 24 अक्टूबर 1945 और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है, ये चार्टर साइन किया था। ठीक है, तो उसके बाद 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी लंदन में इसकी, पॉलिसी मेकिंग। असेंबली इज द मेन पॉलिसी मेकिंग, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। असेंबली क्या है कि मेन पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। 1947 में यूएन ने एस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विच इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, नीदरलैंड हेग में।
यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में। ये सारे यूएन के ही पार्ट हैं। टिल प्रेजेंट ओवर यूएन हैज ग्रोन टू इंक्लूड 193 अभी इसमें मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या है देखो। प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन के 6, जिसमें यूएनजी आता है, यूएनएससी आता है, आईसीजे आता है, सेक्रेटरीट आता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टी काउंसिल। अब क्या है, एजेंसीज ऑफ यूएन, यूएन की कुछ एजेंसी भी हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी थी, रोम इटली में हेडक्वार्टर है। आईएफएडी, आईएमएफ 1945 में ही बना था। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये क्या है इसके ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। फंड एंड प्रोग्राम फोकस ऑन एड्रेसिंग पर्टिकुलर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट कंसर्न, यूएनडीपी है, यूएनईपी है, यूनिसेफ है, यूएन हैबिटेट है, ठीक है। रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन आईओएम है, डब्ल्यूटीओ है, आईएईए है, ओपीसीडब्ल्यू है, ये सारी आती रहेंगी आगे में, ठीक है। ह्यूमन पर्पज के लिए यूएन ह्यूमन राइट कमीशन ऑन चिल्ड्रन राइट, यूएन एड है, यूएन वुमेन है, यूएन आरडब्ल्यू है, तो ये सारे हैं। एक सेक्रेटरी जनरल होता है इनका, ठीक है। अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाता है, जनरल असेंबली के द्वारा। रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। यूएन की क्या कंपोजिशन है, मेंबर जो यूएन में है, all the undisputed independent state apart from Vatican City are the member of United Nations। साउथ सुडान लास्ट था जिसने ज्वाइन किया था। यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग मेंबर इज ओपन टू ऑल पीस लविंग स्टेट एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन कंटेन द प्रेजेंट चार्टर एंड आर एबल टू विलिंग टू कैरी आउट दीज ऑब्लिगेशन। उन ऑब्लिगेशन को मानना पड़ता है तभी मेंबर बन सकते हैं। The admission of any such state to membership of United Nations will come into effect after a decision of जनरल असेंबली अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अगर रिकमेंड कर दे और जनरल असेंबली डिसाइड कर दे तब होगा। देर आर 2 नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट हैं यूएनजीए में, होली सी, होल्ड सोवरेनिटी और वेटिकन सिटी एंड स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। ये क्या है, ऑब्जर्वर है। पैलेस्तीन और इजराइल का वॉर चल रहा है तो इसको ऑब्जर्वर स्टेट बोला गया है। कुक आइलैंड एंड न्यू बोथ स्टेट इन फ्री एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड आर फुल मेंबर ऑफ सेवरल यूएन स्पेशल एजेंसी के। कुक आइलैंड है, न्यू। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या है यूएन का, पीस एंड सिक्योरिटी को काफी अच्छे से इन्होंने मेंटेन करके रखा है। कंबोडिया में वॉर हुई थी, मोजाम्बिक, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, इन सब में इन्होंने काफी ऑपरेशन चलाए पीस कीपिंग के। डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, प्लेड किया क्रूशियल रोल कंबोडिया में कंफ्लिक्ट जो हुआ था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ह्यूमैनिटेरियन एड भी हर जगह भेजता है, डेवलपमेंटल रिपोर्ट भी। चैलेंजेस भी है काफी यूएन के बारे में, लेकिन अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम सबको देखें, आप खुद से पढ़ सकते हो। तो इस तरह से हमने यूएन के बारे में देखा। इलेक्शन कमीशन के बारे में ऑलरेडी आर्टिकल कौन सा है बताओ, 324 से 329 तक है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल 239 ए आर्टिकल में है। तो इस तरह से आज का न्यूज पेपर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल आप मुझे बता दीजिए। हाई कोर्ट 214 से लेकर 231 आर्टिकल तक है, जो कि पार्ट 6 में है। मैंने एक दो वीडियो में पार्ट 5 में बोल दिया था, उसके लिए आई अपोलोजाइज। तो पार्ट 6 में है हाई कोर्ट एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 से 147 तक है, ठीक है। आज हमने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया। तो इस तरह से आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।